बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। सुबह के 9 बजे हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबर। और आज हम आपको दिखाएंगे जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव में किसने मारी बाजी, और साथ ही आपको बताएंगे ब्रिटेन में कोरोना के नए रूप से आपको डरने की जरूरत क्यों नहीं है। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। बीजेपी ने कश्मीर में सीटें जीतकर घाटी में पैर फैलाना शुरू कर दिया है। आर्टिकल 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर के पहले चुनाव में गुपकार अलायंस भले ही 100 से ज्यादा सीट जीतकर सबसे बड़ा गठबंधन बन गया हो, लेकिन वो बहुमत से अब भी दूर है। लेकिन बीजेपी इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने कश्मीर घाटी में भी अपना खाता खोला है, जहां उसे 3 सीटों पर जीत मिली है। अब तक जो नतीजे सामने आए हैं उनके मुताबिक डीडीसी चुनाव में बीजेपी 73, नेशनल कॉन्फ्रेंस 56, पीडीपी 26, कांग्रेस 22, जेकेएपी 11 और निर्दलीय 47 सीटों पर जीत हासिल की है। चुनाव के नतीजों ने बता दिया है कि जम्मू कश्मीर के लोग अलगाववाद और आतंकवाद नहीं बल्कि विकास चाहते हैं। हमने इनका वेलकम किया, जीत के आ गए हैं, हमने इनका वेलकम किया। तो क्या उम्मीद है? हमें इनसे बहुत उम्मीद है, खासतौर पर ये नौजवान लीडर है, हमें इनसे बहुत उम्मीद है ये गांव के डेवलपमेंट के लिए आगे आएगा। जो पस मंजर इनका इलाका, जो इनको डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है, यूथ इनके साथ है, यूथ इनको बहुत सपोर्ट कर रहा है ताकि डेवलपमेंट की जो भी कमी थी इलाके में वो पूरी हो जाए। तो आपको लगता है इस इलेक्शन से डेवलपमेंट होगा आगे? इंशाल्लाह हमें उम्मीद तो यही है, उसी उम्मीद से हम आगे आए हैं कि हम डेवलपमेंट को थोड़ा आगे ले जा सकें। चुनाव में बीजेपी का पहली बार कश्मीर घाटी में खाता खुला है। कश्मीर वैली में बीजेपी अब तक 3 सीट जीत चुकी है। कश्मीर वैली में बीजेपी अब तक 3 सीटें जीत चुकी है। श्रीनगर के बलहामा में बीजेपी के इंजीनियर एजाज हुसैन, गुरेज की तुलैल सीट से एजाज खान और पुलवामा के काकपुरा में बीजेपी के मिनहा लतीफ ने बाजी मारी है। डबल डिजिट में हम वोटिंग परसेंटेज में गए। हमने कई इंडिपेंडेंट को भी सपोर्ट किया। 80 सीटों पर घाटी में हम लड़े और उसमें हमें अच्छी सफलता मिली है। कुछ सीटें हैं गुलरेज की और त्राल की, कोई 3 वोट से, कोई 28 वोट से, बहुत कम वोटों से कुछ सीटें हमारी रह गई, लेकिन लोकतंत्र जीता है। डीडीसी चुनाव के नतीजों के बाद कश्मीर के लोगों के जश्न की तस्वीरें घाटी में आतंक फैलाने वाले सरहद पार पाकिस्तान को करारा जवाब है। यूपी के रामपुर में किसानों की उग्र भीड़ ने पुलिस अफसरों पर हमला कर दिया और मुरादाबाद के एसएसपी की गाड़ी पर हमला हुआ। रामपुर के एसपी के साथ भी धक्का मुक्की की गई। दिल्ली जाने की जिद कर रहे किसान नेशनल हाईवे नंबर 24 पर प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोक रखा था। इसी दौरान उग्र किसानों ने पुलिस अफसरों की गाड़ी को निशाना बनाना शुरू कर दिया। रामपुर के एसपी, मुरादाबाद के एसएसपी की गाड़ियों को निशाना बनाया गया। ठीक ऐसा ही प्रदर्शन अंबाला में भी हुआ, जहां प्रदर्शनकारियों ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के काफिले को रोकने की कोशिश की और काले झंडे दिखाए। गाड़ी मुरादाबाद के एसएसपी की है। रामपुर मुरादाबाद बॉर्डर पर हालात ऐसे बिगड़े कि किसानों ने अफसरों की गाड़ियों को भी नहीं बख्शा। दिल्ली में चल रहे आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए मंगलवार दोपहर बरेली, पीलीभीत, पूरनपुर, लखीमपुर, गोला और बलिया के काफी किसान रामपुर पहुंचे थे। रामपुर पुलिस ने किसानों को रोकने की कोशिश की। इस दौरान किसानों की पुलिस से झड़प हो गई। बवाल बढ़ने पर एसपी रामपुर मौके पर पहुंचे। जानकारी पाकर एसएसपी मुरादाबाद भी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। दोनों अफसरों ने किसानों को रोकने की कोशिश की, लेकिन किसानों ने बैरियर तोड़ डाले। पुलिस की गाड़ियों पर पथराव शुरू कर दिया। रामपुर एसपी ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। मुरादाबाद एसएसपी पर भी अटैक किया गया। बाद में किसानों ने रामपुर दिल्ली हाईवे और मुरादाबाद के पास दिल्ली लखनऊ हाईवे को जाम कर दिया, जिससे वहां कई घंटे तक लोग सड़कों पर फंसे रहे। जब इस बवाल की खबर दिल्ली पहुंची तो किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर के पास भी ट्रैक्टर लगाकर रोड ब्लॉक कर दिया। किसान संगठनों ने दिल्ली में चल रहे आंदोलन को तेज करने का ऐलान किया है। और किसान संगठनों के संयुक्त मोर्चे की आज बैठक होने वाली है, जिसमें सरकार से बातचीत की तारीख तय हो सकती है। एक
मंगलवार को फिर किसानों की मीटिंग हुई, लेकिन सरकार से बातचीत पर कोई सहमति नहीं बन सकी। रविवार की रात सरकार ने 40 किसान संगठनों को छठे दौर की बातचीत के लिए न्योता भेजा था। किसान संगठनों से जुड़े नेता आज भी बैठक करेंगे। संयुक्त मोर्चा के किसान नेता इसमें शामिल होंगे और बातचीत पर कोई फाइनल फैसला लेंगे। हालांकि सरकार से छठे दौर की बातचीत का नतीजा क्या निकलेगा, इसके संकेत कल ही मिल गए। किसान नेताओं ने कह दिया कि अब किसान संगठन आंदोलन को और तेज करेंगे। सरकार पहले तीनों कानूनों को वापस ले, उसके बाद ही बातचीत का कोई मतलब होगा। अमेंडमेंट से हम संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। हम तो जानते कि जो कानून है इनको टोटल स्क्रैप करो, तो उसी का जवाब उन्होंने हमको दे दिया कि ये हमने किया था। तो उसके अंदर हमने या तो सरकार को इनवाइट करे, कोई डेट रखे और करे, कोई कंक्रीट एजेंडा आए, प्रपोजल आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अब भी उम्मीद जता रहे हैं कि किसान नेताओं से बातचीत के बाद जल्द समाधान निकलेगा। मुझे आशा है कि जल्दी उनका विचार विमर्श पूरा होगा और वो आएंगे और चर्चा करेंगे और हम लोग समाधान निकालने में सफल होंगे। कृषि मंत्री की उम्मीद की वजह ये तस्वीर है। मंगलवार को दिल्ली यूपी के किसानों ने कृषि मंत्री से मुलाकात कर कृषि कानूनों का समर्थन किया। उत्तर प्रदेश की किसान संघर्ष समिति और दिल्ली की इंडियन किसान यूनियन ने नरेंद्र सिंह तोमर को कृषि कानूनों के समर्थन में मेमोरेंडम दिया। कल कृषि कानूनों का समर्थन करने वाले किसान संगठनों ने ग्रेटर नोएडा के सिटी पार्क से ट्रैक्टरों की रैली निकाली। किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर नोएडा पहुंचे और फिर डीएनडी की तरफ बढ़े। इस जगह पर दूसरे किसान संगठन भी बैठे हैं जो कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। सड़कों पर किसानों की भीड़ से ट्रैफिक कई घंटे जाम रहा। पटना में पप्पू यादव की पार्टी के लोग कृषि कानूनों के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं और भीड़ ने जब राजभवन की तरफ कूच किया तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और पप्पू यादव भी सड़क पर गिर गए। पटना में पप्पू यादव की पार्टी कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। पप्पू यादव खुद प्रदर्शन में शामिल थे। राजभवन मार्च किया जा रहा था, लेकिन पुलिस ने रोक लिया। कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार होने लगी। पानी की बौछार का मकसद भीड़ को तितर बितर करना था, लेकिन भीड़ उग्र हो गई और बैरिकेड तोड़ने लगी। इसके बाद पुलिस का लाठीचार्ज शुरू हो गया। एक एक कर कार्यकर्ताओं को पकड़कर पुलिस वैन में ठूसा जाने लगा। किसी ने आनाकानी की तो उसे जबरन धरना स्थल से बाहर ले जाया गया। इस दौरान पप्पू यादव से भी पुलिस की धक्का मुक्की हुई, जिससे वो जमीन पर गिर गए। पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी कृषि कानूनों का विरोध कर रही है। पार्टी ने अनिश्चितकालीन धरने का आह्वान किया है। ब्रिटेन में मिले कोविड-19 के नए स्ट्रेन से पूरे यूरोप में हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन भारत के लिए अच्छी खबर आई है। सरकार ने साफ किया है कि भारत में अब तक ब्रिटेन जैसा वायरस नहीं मिला है। ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन का पता चलने के बाद भारत की लैब्स में भी रिसर्च हुई। अलग अलग सैंपल टेस्ट किए गए। इसका जो रिजल्ट आया वो भारत के लिए सुकून देने वाला रहा। सरकार की तरफ से कहा गया है कि ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन से भारत में घबराने की जरूरत नहीं है। भारत में अब तक इस तरह का वायरस नहीं मिला है और कोरोना वायरस के स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं देखा गया है। हमने हजारों वायरसेस को सिस्टमैटिकली सीक्वेंस किया कि म्यूटेशंस देखें। अभी तक जितनों को भी हमने किया है उनमें ऐसा सिग्नल हमारे देश के वायरसेस में हमने नहीं पाया है। भले ही भारत में अब तक कोरोना का नया वायरस ना मिला हो, लेकिन सरकार सतर्क है। ICMR, CSIR और दूसरी लैब्स में कोरोना के जो सैंपल आए हैं उनकी जेनेटिक सैंपलिंग की स्पीड तेज कर दी गई है। इसके अलावा ब्रिटेन से आए लोगों के सैंपल लेकर उनका विश्लेषण भी किया जा रहा है। जो पिछले कुछ दिनों में पैसेंजर्स यूके से आए हैं, जहां जहां भी आए हैं उनके पहुंचो, उनको कांटेक्ट करें, उनकी क्लिनिकल कोई इश्यूज हुए, प्रॉब्लम हुई उसको समझें, उनके टेस्ट हुआ उनको देखा जाए। ब्रिटेन में कोविड-19 के नए स्वरूप से हाहाकार मचा हुआ है। ब्रिटेन सरकार ने लंदन और आसपास के क्षेत्रों से करीब 1 करोड़ 60 लाख लोगों पर पाबंदियां सख्त कर दी हैं। वहीं क्रिसमस को दी जा रही छूट भी वापस ली जा रही है।
दुनिया के दूसरे देशों और फ्रांस में बंद के ऐलान के बाद ब्रिटेन की सुपरमार्केट में लोगों की भीड़ जमा हो रही है। लोगों ने इतनी खरीदारी कर ली है कि कई सुपरमार्केट खाली हो गए हैं। ब्रिटेन में मिले कोरोना के नए रूप से भारत में काफी सावधानी बरती जा रही है। ब्रिटेन से आने वाली सभी फ्लाइट्स पर बैन लगा दिया गया है। और दिल्ली के साथ साथ महाराष्ट्र में भी एहतियात बरते जा रहे हैं और महाराष्ट्र के शहरी इलाकों में कल से रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन ने पूरी दुनिया में चिंता बढ़ा दी है। इसी की रोकथाम के लिए महाराष्ट्र सरकार ने बड़ी पहल की है। इसी के तहत मुंबई समेत महाराष्ट्र के शहरी इलाकों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है ताकि बेवजह लोग सड़कों पर ना निकलें। रात के 11 बजते ही पुलिस एक्शन में आ गई। गाड़ियों की रूटीन चेकिंग के साथ ही ये भी चेक किया गया कि जो लोग सड़कों पर हैं वो क्यों हैं। बांद्रा बैंड स्टैंड की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर तो बाकायदा बैरिकेडिंग कर ट्रैफिक को पूरी तरह से रोक दिया गया। यहाँ पर बैरिकेड लगा दिया गया है। किसी को भी बांद्रा बैंड स्टैंड की दिशा में जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है और जो लोग बांद्रा बैंड स्टैंड के पास रहते हैं वो लोग भी जब यहाँ पर देर रात अपनी गाड़ियां लेकर निकल रहे हैं तो उन्हें भी बाकायदा पुलिस रोक रही है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन मिलने के बाद पूरी दुनिया एक बार फिर सहम गई है और एहतियाती कदम उठाने लगी है। इसी एहतियात के तहत महाराष्ट्र सरकार ने नई सख्ती की घोषणा की है। इस नए नियम के तहत महाराष्ट्र के नगर निगम के क्षेत्र में 22 दिसंबर से अगले 5 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। इसके साथ ही ब्रिटेन, यूरोप और मिडिल ईस्ट से आने वाले लोगों को क्वारंटीन में रहना होगा। इस दौरान एयरपोर्ट पर ही पैसेंजर्स की कोरोना जांच की जाएगी। इसके लिए 2000 बीएमसी डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ को तैनात किया गया है। कोरोना की रोकथाम के लिए महाराष्ट्र पुलिस सुपर एक्टिव है। सोमवार की रात मुंबई एयरपोर्ट के पास ड्रैगन फ्लाई क्लब में पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस ने इस क्लब में कोरोना नियमों का उल्लंघन कर पार्टी करते हुए 34 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें क्रिकेटर सुरेश रैना और सिंगर गुरु रंधावा के अलावा एक्ट्रेस सुजैन खान भी शामिल हैं। सुजैन को छोड़ा कि नहीं, ऋतिक की बात। दरअसल ब्रिटेन में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए भारत समेत करीब 2 दर्जन से ज्यादा देशों ने ब्रिटेन से एयर ट्रैवल को सस्पेंड कर दिया है। लंदन से अमृतसर पहुंची फ्लाइट में 8 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। लंदन से अहमदाबाद पहुंची फ्लाइट में 5 लोग कोरोना के शिकार मिले। लंदन से दिल्ली आए फ्लाइट में क्रू मेंबर समेत 6 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसी तरह कोलकाता में 2, चेन्नई और कर्नाटक में एक शख्स बीमार मिला है। जिन लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उनके सैंपल्स को आगे की जांच के लिए भेजा गया है। यूपी के शामली में घोड़े पर सवार एक दूल्हे की फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ है और वीडियो सामने आने के बाद पुलिस दूल्हे की तलाश कर रही है। पहला फायर, दूसरा फायर और अब ये तीसरा फायर। बैंड बाजे की धुन पर बाराती नाच रहे थे और घोड़े पर सवार दूल्हे राजा दनादन फायरिंग कर रहे थे। जब बारात निकली तब दूल्हे ने देसी राइफल से फायरिंग की। फिर जब बारात लड़की के घर पहुंची तो एक बार फिर दूल्हे ने हवाई फायरिंग की। लेकिन अपनी शादी में हवाई फायरिंग करने का ये शौक दूल्हे राजा को महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि यूपी के शामली की शादी का ये वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो शामली के गोगवान जलालपुर गांव का है। दूल्हे का नाम मोहित है। वायरल वीडियो जब पुलिस के पास पहुंचा तो वो हरकत में आई। अब जल्द ही दूल्हा और उसे हथियार देने वालों को गिरफ्तार करने का भरोसा दिया जा रहा है। एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है एक वीडियो जिसमें कि एक दूल्हे द्वारा अवैध असले से फायरिंग किया जा रहा है, वो आज संज्ञान में आया है। इस संदर्भ में अवगत कराना है कि उसकी पहचान कराई जा चुकी है। ये थाना बाबरी क्षेत्र का मामला है। उस व्यक्ति की पहचान कराई जा चुकी है और उसके दबिश के लिए टीमें जो है ऑन द जॉब हैं। जल्दी इस व्यक्ति की गिरफ्तारी सुनिश्चित करा ली जाएगी। कैमरे में तो दूल्हा 3 बार फायरिंग करते हुए कैद हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि दूल्हे ने अपनी शादी में इससे कहीं ज्यादा बार फायरिंग की थी। यूपी के शाहजहांपुर जेल से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। जेल के अंदर रेप के आरोपी आसाराम बापू का सत्संग हुआ, उसके गुणगान किए गए।
शाहजहांपुर की जिला जेल में कैदियों को एक एक कर कंबल बांटे जा रहे हैं, लेकिन कंबल बांटने में एक झोल है। कंबल आसाराम बापू का एक भक्त बंटवा रहा है। वो आसाराम बापू जो रेप के आरोप में न्यायिक हिरासत में है और 6 साल से बेल नहीं मिल रही है, उसी आसाराम बापू को जेल में कैदियों के सामने भगवान बनाया गया। यकीन ना हो तो इस तस्वीर को देखिए। मंच सजा है, यहाँ कंबल है, पीछे बैनर लगा है जिस पर आसाराम की तस्वीर है और किनारे बैठे हैं जेल के जेलर साहब। बताया जाता है कि जेल में आसाराम का गुणगान हुआ, सत्संग हुआ। इतना ही नहीं, जेल प्रशासन की तरफ से मीडिया को प्रेस नोट भी दिया गया, लेकिन जब तस्वीर वायरल होने लगी तो जेलर को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो सफाई देने लगे। किसी प्रकार का कोई प्रवचन, कोई महिमा मंडन या कोई पत्रिकाएं या ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं किया गया। जेल में जो कारनामा हुआ उसकी वीडियो और तस्वीरें भी सामने आई। सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि जेल के अंदर कैमरा कैसे पहुंचा। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, किसान दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर किसानों को संदेश दिया है। राजनाथ सिंह ने लिखा है कि सरकार किसानों से पूरी संवेदनशीलता से बात कर रही है और साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि किसान जल्द अपना आंदोलन वापस ले लेंगे। ट्विटर पर राजनाथ सिंह ने लिखा है कि नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पर किसानों का अहित नहीं होने देंगे। तो राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि आज किसान दिवस के अवसर पर मैं देश के सभी अन्नदाताओं का अभिनंदन करता हूं। उन्होंने देश को खाद्य सुरक्षा का कवच प्रदान किया है। कृषि कानूनों को लेकर कुछ किसान आंदोलनरत हैं। सरकार उनसे पूरी संवेदनशीलता के साथ बात कर रही है। मैं आशा करता हूं कि वे जल्द ही अपने आंदोलन को वापस लेंगे। हमारे साथ देवेंद्र पराशर भी जुड़ गए हैं। देवेंद्र, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये जो ट्वीट आया है और जो संदेश एक किसानों को दिया जा रहा है, क्या इससे आपको लगता है कि कोई एक डेडलॉक खत्म हो सकता है, कोई उम्मीद की किरण नजर आ रही है? और आज किसान दिवस है और चौधरी चरण सिंह की जयंती है, तो चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें याद करते हुए किसानों को ये भरोसा दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी हाल में किसानों का हित नहीं होने देंगे। साथ ही साथ ये भी कहा है कि चौधरी चरण सिंह का सपना ये था कि किसानों को जो उनकी उपज होती है उसका उचित मूल्य मिले, उन्हें मान सम्मान मिले, और उस लिहाज से जाहिर तौर पर मोदी सरकार ने यह फैसला किया है। ऐसे में और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत सेंसिटिविटी के साथ किसान आंदोलन में जो डिमांड किया जा रहा है उस पर सरकार विचार कर रही है। जाहिर तौर पे एक सरकार के वैसे मंत्री जो कि इस पूरे किसान आंदोलन में सरकार की तरफ से किसानों से बातचीत लगातार कर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर, ये 4 मंत्री ऐसे हैं जो कि किसानों के साथ लगातार संवाद कर रहे हैं। उसमें राजनाथ सिंह जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था तब से ही वो किसानों के संपर्क में थे और उनके आवाज पे कई बार किसानों का प्रतिनिधिमंडल गया हुआ था। वहां जाकर उनकी बातचीत हो रही थी, वो उन्हें भरोसा दे रहे थे। जाहिर तौर पर एक बार फिर से उनकी तरफ से ये कोशिश की गई है कि किसान इस बात को समझें कि जो 3 कानून लाए गए हैं ये उनके फायदे के लिए हैं और अगर उनकी कोई डिमांड है स्पेसिफिक तो उस पर सरकार विचार करने को तैयार है खुले मन से। जाहिर तौर पर अब ये किसान नेताओं को तय करना है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि क्या वो स्पेसिफिक मांग मिलने का सरकार के पास जाएंगे, क्योंकि सरकार ने एक बार फिर से उन्हें बिल्कुल देवेंद्र, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि ये कोशिश कारगर हो और ये डेडलॉक जो है वो खत्म हो। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स के लिए। यूपी के प्रयागराज में इफ्को प्लांट से बड़ा हादसा हुआ। उस हादसे की लेटेस्ट अपडेट देंगे हम आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद।